हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि आपका सबसे एडवांस किंगडम आता है। तो हमने अभी तक समझा, हमने कहा आपने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है किंगडम प्लांटी, वैसे आप किंगडम एनिमेलिया को पढ़ रहे हैं। हमने कहा किंगडम एनिमेलिया को हमने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है, यानी कि आपने बोला किंगडम किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत बहुत सारे फाइलम आते हैं। ठीक है, फाइलम क्या होते हैं? हमने कहा जैसे ग्रुप किंगडम है, जैसे आपने एक ग्रुप किंगडम बनाया है, वैसे ही एक ग्रुप के सब ग्रुप बनते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपने ग्रुप बनाया है, किसमें पूरी क्लास का एक ग्रुप है, क्लास 6 एक ग्रुप है, 7th एक ग्रुप है, वैसे ही क्लास 11th एक ग्रुप है। अब हमने उस पूरी क्लास में हमने फिर सब क्लास बना दिए। जैसे कि आपके क्या बनते हैं, बैच बनते हैं, अलग अलग बैच डिवाइड होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वहाँ पर आपके जो डेली करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें आप करते हैं। तो क्या होता है, बैच बनते हैं, 4 या 5 बैच बनेंगे आपकी क्लास में, और उसमें बच्चे डिवाइड किए जाते हैं कि इतने बच्चे एक बैच में, इतने बच्चे दूसरे बैच में, इतने बच्चे तीसरे बैच में। तो पूरी क्लास क्या थी यहाँ पे, आपने कहा किंगडम, और उसके उस क्लास के जो बच्चे थे, यानी कि क्लास 11th में, फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में यहाँ पर आते हैं कितने बच्चे, 50 बच्चे हैं। ठीक है, जिनमें से हमने बोला 50 बच्चों में से आपने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, अब जब आपने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, तो हमने कहा कि कुछ बच्चे आपने इस ग्रुप में डाल दिए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने 5 ग्रुप बनाए हैं, आपने 10 बच्चे इसमें डाले, 10 इसमें डाले, 10 इसमें डाले, 10 इसमें डाले, और 10 इसमें डाले। तो एक ग्रुप तो ये है जो कि क्लास 11 का ग्रुप है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी क्लास में बहुत सारी क्लासेस होती है, 6 to 12 क्लास होती है, हर एक क्लास का अपना एक ग्रुप है। ठीक है, क्लास 6 अलग है, 7th अलग है, 8th अलग है, 9th अलग है, 11th अलग है, 12th अलग है। लेकिन हमने कहा कि हर एक क्लास में ऐसे ही बैच बने होंगे, जैसे क्लास 11th में बैच बने हैं वैसे ही। तो हम कह सकते हैं कि ये तो है किंगडम, और ये जो सारी आपके पास आए हैं, ये आपके पास आए हैं फाइलम, क्योंकि आपने क्या किया है, किंगडम का यानी कि इस ग्रुप का आपने क्या किया है, सब ग्रुप बनाया है, यानी कि अब आपने और स्पेसिफिक वे में उन्हें क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास फाइलम आते हैं, और हमने बोला कि इन फाइलम को अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है एक एक करके। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर जो फाइलम बने हैं, जो विभाजन हुआ है, उसका कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई बेस होगा। तो आप पढ़ रहे थे कि क्या आधार हैं, किसके, विभाजन के क्या आधार हैं। ठीक है, क्या बात हो रही थी, आप विभाजन के आधार पढ़ रहे थे, विभाजन का बेस पढ़ रहे थे कि किस बेस पे, किस आधार पे हमने क्या किया है, यहाँ पे विभाजन किया है। आधार का मतलब समझते हैं आप, कि हमने बोला आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा कितने 11 साल का है, अब वो 11 साल के बच्चे का एडमिशन क्या क्लास 11th में हम कर सकते हैं? उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। हमने कहा लेकिन वहां पर जो क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कोई 6 साल का बच्चा है, अब 6 साल के बच्चे का एडमिशन किया जा रहा है, वहीं आपने कहा कि 1 या 1.5 साल का बच्चा है, क्या आप उसका एडमिशन कर देंगे? हमने कहा नहीं। यहाँ पर जो एडमिशन होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक बेस होता है, जिसमें क्या होता है, आपने कहा कि बच्चा कम से कम 6 साल का होना चाहिए, तभी उसका एडमिशन किया जाएगा, तभी वो क्लास फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, प्ले की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि क्लास फर्स्ट में वो तभी जा रहा है जब वो 6 साल का हो गया है। तो ये एक क्राइटेरिया है, एक यहाँ पर एडमिशन का एक बेस है। वैसे ही जैसे आपने कहा कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपको कोई भी झूठा जो इल्ज़ाम है वो आप पे लगाया, आप क्या कहते हैं, आपने किस आधार पर या किस बेस पर मुझे ये कहा है। इसका मतलब कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने किस बेस पे, आपने यहाँ पर कोई ना कोई तो यहाँ पे प्रूफ होगा, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। वैसे हमने कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, विभाजन हम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनको ध्यान में रख करके आप अलग अलग फाइलम बनाएंगे।
जैसे कि हमने जब स्टार्ट किया था यहाँ पर, जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो आपके पास क्या क्या बेस आए हैं। हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं कि शारीरिक संगठन कैसा है। तो सबसे पहला बेस हमारे पास शारीरिक संगठन आया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया था। इसमें होता क्या है, हमने बोला हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीव है वो कितना डेवलप है, उसमें सिर्फ कोशिकाएं हैं या उसमें अंगों का निर्माण भी हो गया है। तो हमने कहा इस आधार पर हम हर एक लेवल पे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कैसे होते हैं, यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका, यानी कि जिनका कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। चलिए, तो हमने क्या बात की है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हम अलग अलग लेवल देख रहे थे। तो लेवल कौन कौन से हमने कहा, सबसे पहले हमारे पास आए हैं सेलुलर लेवल। सबसे पहले हमने देखा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें सिर्फ कोशिकाएं बनी हैं, अभी ऊतक नहीं बने हैं। ठीक है, अब कोशिकाएं यहाँ पर क्या है, सब काम कर रही हैं। ऊतक क्या होते हैं, हमने कहा कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनेंगे और उस समूह में, उस ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगी। एग्जाम्पल आपके पास आया था फाइलम पॉरीफेरा। जो फाइलम पॉरीफेरा है ये सबसे पहला जो फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का वो है, यानी कि सबसे प्रिमिटिव है। ध्यान दीजिए, आपको अभी से कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं। दूसरा हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें यहाँ पर अब ऊतक बन गए हैं, ठीक है, लेकिन अंग नहीं बने हैं। हमने बोला धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ सिर्फ कोशिकाएं थी, अब यहाँ पर ऊतक आ गए हैं। क्या एग्जाम्पल था, आपने कहा सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें अब टिश्यू यानी कि ऊतक आ गए हैं। अब टिश्यू के बाद क्या बनेंगे, हमने कहा ऑर्गन बनेंगे। तो हमने कहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें हमने क्या बात की है कि यहाँ पर अब ऑर्गन आ गए हैं जो कि क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले जो फाइलम था यानी कि फाइलम पॉरीफेरा, उसमें हमने कहा कोशिकाएं ही सब काम कर रही हैं। फिर हमने कहा कि जो जब टिश्यू बने सिलेंट्रेट्स में, तो अब टिश्यू काम करेंगे। अब यहाँ पर अंग बन गए हैं, ऑर्गन बन गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि पॉरीफेरा में अगर हम कहें कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम रहा होगा, तो सिस्टम कैसे बनेगा जब तक कि ऑर्गन ही नहीं बने हैं, और ऑर्गन तो टिश्यू से बनते हैं, तो यहाँ पर टिश्यू भी नहीं मिलते हैं। हमने कहा यहाँ पर टिश्यू तो बन गए हैं लेकिन ऑर्गन अभी नहीं आए हैं। अब यहाँ पर आपने कहा कि ऑर्गन आ गए हैं और जो कि क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ध्यान दीजिए, ऑर्गन अभी आया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमने कहा ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब क्या होगा, संगठन का अंग प्रणाली स्तर, यानी कि संगठन का क्या होगा, अंग प्रणाली स्तर आपके पास आ गए हैं। अंग प्रणाली प्रणाली का क्या मतलब है, ऑर्गन सिस्टम। इससे पहले क्या था, कंफ्यूज नहीं करना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। इससे पहले अगर हम देखें प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं, यहाँ पर अंग बने हैं। अभी अंगों ने मिल करके एक सिस्टम नहीं बनाया है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पर हमने का एक सिस्टम आता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें जैसे कि आपने कहा कि आप में सबसे पहले माउथ होता है, मुख होता है, बक्कल कैविटी आती है, इसके अलावा आपकी टंग, आपकी जीभ, आपके टीथ यानी कि दांत, आपके स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि आपकी लार ग्रंथि, उसके बाद इसोफेगस यानी कि भोजन नली, उसके बाद स्टमक यानी कि आमाशय, फिर आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे पार्ट्स, जो सारे नाम जो मैंने लिए हैं, इसके अलावा और जो ग्लैंड है जैसे कि लिवर हो गया है, पैनक्रियाज हो गया है, ये सारे जो ऑर्गन हैं, सारी जो ग्रंथियां हैं, ये मिल करके एक विशिष्ट कार्य को कर रही हैं, एक पर्टिकुलर कार्य को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रही हैं, जिसका नाम है पाचन यानी कि डाइजेशन। सबका वही काम होगा डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन के अलग अलग चरण होंगे। जैसे कि हमने कहा जब हम क्या करते हैं, जब हम नई क्लास में जाते हैं, जब आप क्लास 11th में आए होंगे तो क्या हुआ होगा, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप हमेशा ही बायोलॉजी पढ़ेंगे, पूरे साल भर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन आप पूरे साल भर एक ही चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने कोई बीच की यूनिट निकाली, आपने यूनिट सेकंड से स्टार्ट किया या थर्ड से स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो आप पूरे साल भर ही बायोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। वैसे ही सारे ऑर्गन ही यहाँ पे पाचन कर रहे हैं, लेकिन पाचन की अलग अलग जो स्टेजेस है, अलग अलग जो यहाँ पे लेवल आते हैं वो होते हैं। जैसे कि मुख में काम है चबाना, तो हम मुख से चबाते हैं।
ठीक है। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन होता है। जैसे कि अब जो आमाशय है वहाँ पर क्या होता है, फिर से जो खाना है, जो भोजन है, वो और छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। छोटी आंत में क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होगा, अपने का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो हो क्या रहा है, सारी जो प्रोसेस है वो डाइजेशन की ही है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, आपने कहा अलग अलग भाग में जो पाचन है उसके अलग अलग जो स्टेप है वो यहाँ पे पूरे हुए थे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो अभी यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, हमने बोला कि सिर्फ ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ठीक है, यानी कि संगठन का अंग स्तर है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके नेक्स्ट स्लाइड में आता है, जिसमें हम ऑर्गन सिस्टम पढ़े। तो हमने कहा संगठन का अंग प्रणाली, हम अंग प्रणाली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस आपके पास आता है। अब हमने बोला कि पहले सेल थी, फिर टिश्यू थे, फिर ऑर्गन थे, तो अब क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑर्गन सिस्टम का मतलब है यहाँ पर अंग तंत्र कहिए या अंग प्रणाली कहिए, एक ही बात होती है। हमने इसमें क्या बोला, a few organs coordinatively perform a certain physiological function. Example, annelids, arthropods, molluscs, echinoderms and a chordate. यानी कि क्या समझे इस बात से, हमने कहा कुछ अंग समन्वय पूर्वक एक निश्चित शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे एनालिड्स में होता है, आर्थ्रोपोड में होता है, मोलस्क में होता है, इकाइनोडर्मेट में होता है और कॉर्डेट में होता है। कहाँ है इकाइनोडर्म्स, ये रहा। अब यहाँ पर हमने कहा ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। ऑर्गन सिस्टम आने का मतलब है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फाइलम देखेंगे तो कहाँ से हमने बात की है, इस वाले पोर्शन को आप देखिए, हमने कहा एनिलिड से अब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। इट मीन्स कि हर एक काम को करने के लिए एक सिस्टम आ गया है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक आपने पढ़ा था, क्या आए थे यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक तो आ गए थे ऑर्गन। यहाँ पर आपके पास आएंगे अंग तंत्र या फिर ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम आएगा। ठीक है, क्लियर है, अब समझ आ रहा है कि यहाँ पर कोशिकीय स्तर था, यहाँ पर ऊतकीय स्तर था, यहाँ से अब अंग आ गए हैं और यहाँ से आपके पास ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें किसका, एनिलिड्स हो गया है, अर्थ्रोपोड्स हो गया है, या फिर अपने का कॉर्डेटा हो गया है, उसका किससे करें, पॉरीफेरा से। मैंने कहा पॉरीफेरा में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो डाइजेशन कैसे हुआ, मैंने कहा सेल्स में हुआ, कोशिकाओं में हो। तो आपने कहा कोशिकीय, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पाचन पाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अंग तंत्र पाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे सारे ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के होंगे। अलग अलग फाइलम में आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, उनमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गन सिस्टम, जो पाचन तंत्र आपने ह्यूमन में पढ़ा है वही आपको एनिलिड्स में मिल रहा है। उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं या प्रोसेस का डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा फूड ही अलग है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही अलग है। समझ रहे इतना, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा तो यहाँ पे डाइजेशन की या फिर जो भी यहाँ पे प्रोसेस पाई जा रही है उसकी जो प्रोसेस है वो अलग होगी। अब इस चार्ट को देखिए, और यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले हमने किस बेस पे देखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे देखा है। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि कुछ तो सेलुलर लेवल के होते हैं और कुछ में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो इस चार्ट में यहाँ पर आपको इतना नहीं बताया गया है कि कहाँ से टिश्यू आए हैं, कहाँ से ऑर्गन आए हैं, कहाँ से ऑर्गन सिस्टम आए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप सिमेट्री पढ़ेंगे, आप बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में पढ़ेंगे, आप यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए
तो सबसे पहले अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें उससे पहले आप देख लीजिए कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आपने कैसे डिवाइड किया है और आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर आए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बेस आता है या फिर वर्गीकरण का आधार आता है किंगडम एनिमेलिया का, वो है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं यहाँ पर हमने कहा कि दो प्रकार या दो नए शब्द आपके पास आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब? आपने पढ़ा होगा जर्म लेयर के बारे में। क्या होती है जर्म लेयर? जब हमने कहा जाइगोट हुआ, जाइगोट कब बना? जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या है? सिंगल डिप्लॉइड सेल है। क्या है? सिंगल डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल होगी लेकिन सिंगल सेल है, ठीक है। अब जाइगोट जब डेवलप होता है क्या होगा? जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स कि वहां पर डिवीजन होंगे और एक सेल से आपके पास बहुत सारी सेल्स बनती हैं। क्लियर है? हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनती है? फिर 3 लेयर बनती हैं इस प्रकार से, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। 3 लेयर बनती हैं। पहले यहाँ पे 2 लेयर बनती हैं, ऊपर और नीचे वाली। उसके बाद क्या होता है? जो मिड वाली लेयर है वो बाद में बनती है। तो हमने बोला कि सबसे ऊपर या सबसे बाहरी लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म और लास्ट वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे जब जाइगोट में डेवलपमेंट होते हैं तो 3 अलग अलग प्रकार की लेयर बनती है। कब है ये? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, जब जो मदर है, मदर के वूम में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनने की तैयारी हो रही है, यानी कि जाइगोट का डेवलपमेंट है, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड होता है ये। फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिला और ये उसके बाद की आपको सिचुएशन बताई गई है। 3 लेयर आती हैं। ध्यान रखिए 3 लेयर, सबसे पहले हमने बोला तीनों लेयर एक साथ नहीं बनेंगे। सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 2 लेयर बनती है, ठीक है। मेसोडर्म बाद में बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इस बात पे इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी के बेस पे हमने बोला 2 प्रकार के हमारे पास जीव आते हैं। कैसे? सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक आप समझ रहे हैं कि कुछ ये इंडिकेट कर रहा है दो से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको कुछ 3 जैसा आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज होगी जो 3 है। डिप्लो यानी कि 2, ट्रिप्लो यानी कि 3। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ ये 2 लेयर रहती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जा रही हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो पढ़ ले डिप्लोब्लास्टिक को, हमने कहा एम्ब्रियो विद 2 germinal layers called a एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एक्टो का मतलब ही है बाहर, लेकिन आपको वर्ड दिया गया है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, और एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि इंटरनल एंडोडर्म। उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा और निडेरिया, ठीक है। पॉरीफेरा और निडेरिया हो गया है, ठीक है। क्या बोला हमने कि 2 जर्म लेयर होगा, रोगाणु लेयर नहीं है, जर्म जर्म लेयर, ठीक है। हमने कहा कि 2 जर्म लेयर या 2 जर्म परतों वाले भ्रूण जिन्हें बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म कहा जाता है, जैसे कि पॉरीफेरा और निडेरियम, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म पाया जा रहा है, एंडोडर्म पाया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि डिप्लोब्लास्ट में 2 जर्म लेयर है, ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखना है, ये आपको भूलना नहीं है कहीं आप एक्टोडर्म और मेसोडर्म ना कर दे। तो मेसोडर्म यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अब ऐसे जीव आएंगे जिनमें तीनों लेयर पाई जाएंगी और उन्हें आप क्या कहते हैं? यहाँ पर उन्हें कहते हैं
ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑब्वियसली बात है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे क्योंकि 3 लेयर्स उनमें पाई जा रही हैं। तो हमने बोला यहाँ पर एम्ब्रियो विद 3 जर्मिनल लेयर्स, मेसोडर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से कहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस कहाँ पर आते हैं आपकी प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स में सारे आपके पास क्या आए हैं, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक आए हैं। अच्छा यहाँ पे जर्मिनल लेयर को नहीं बताया गया है इस फ्लो चार्ट में। तो हमने बोला कि प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट यहाँ पर क्या आए हैं आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक आए हैं। इससे पहले क्या होंगे, हमने बोला इसके पहले होंगे डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इतना तो हम समझ गए हैं, हमने बोला कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर वाली, ये आप सही कर लेंगे, ठीक है, 3 जर्म्स परत वाला भ्रूण एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। इतना तो हम समझ गए हैं कि जर्म लेयर्स होती हैं, किसी में 2 पाई जा रही है, किसी में 3 पाई जा रही है। लेकिन ये जर्म लेयर आखिर करते क्या है, इनका काम क्या होगा। हमने बोला ये तीनों जो जर्म लेयर हैं ये यहाँ पर ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके लिए होमवर्क में है, मैं आपको एक टिश्यू का नाम बता दे रही हूँ जिसे मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो बनता है वो तीनों से बनेगा, तीनों से मिलकर के बनेगा। जैसे कि मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू वो बनेगा मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू समझते हैं जिसमें आपके बोन्स आती हैं, आपका ब्लड आता है, टेंडन आता है, लिगामेंट आता है, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास और 2 टिश्यू रह जाते हैं, नर्वस टिश्यू हो गया है और मस्कुलर टिश्यू हो गया है। आप देखेंगे कि ये कहाँ से बनते हैं। इट मीन्स आपके लिए होमवर्क में क्या है, आपके लिए होमवर्क में ये है कि 4 आपके पास क्या आते हैं, टिश्यू आते हैं अलग अलग प्रकार के। आपको देखना है कि उन ऊतकों का निर्माण किस जर्म लेयर से हुआ है। जैसे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें, हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से भी बनेगा, मेसोडर्म से भी बनेगा, तो एंडोडर्म से भी बनेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपको करना है क्या, होमवर्क करके लेके आना है। अभी तक हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं, क्या क्या बेस देखा है। हमने कहा कि यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और हमने कहा जर्म लेयर्स की जो प्रेजेंस है वो कैसी है, यानी कि जर्मिनल लेयर्स कितनी हैं, 2 हैं या 3 हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है हम उसे अपने अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।